नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम्स के लिए जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने पूर्व में जो अध्ययन किए हैं उसका रिविजन तो करेंगे ही, साथ ही कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए हम बिना देर किए अपने इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, अमृतसर की संधि चिर अस्थायी मित्रता की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रणजीत सिंह की पराजय के पश्चात हस्ताक्षरित हुई थी। इसे ध्यान रखना है। ओके, इसमें सिख सेना के लिए सतलुज नदी को पार करना निषिद्ध किया गया और वह सतलुज नदी के पूर्व के राज्यों पर अधिकार कर सकते थे। ठीक है, ये दो कथन दिए, इन दोनों कथनों के आधार पर हमें प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 1809 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ, उनके जो सहयोगी थे, उनके सहयोग से अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, तो ये याद रखना, उसमें बंगाल के वो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, ना कि वो भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन आएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। ओके, याद रखना ये। तो ये क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल है। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने इस अमृतसर की संधि पे। देखिए, जो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। हालांकि उससे पहले 1806-7 में, 6-7 में भी उस समय क्या था? नेपोलियन का डर था। फ्रांस में जो नेपोलियन था, ठीक है, नेपोलियन का डर था। तो नेपोलियन के डर से और साथ ही नेपोलियन के आक्रमण का डर था, तो उसके डर से प्लस जो ब्रिटिशर्स थे वो विस्तारवादी नीति को थोड़ा त्याग दिए थे उसमें। ठीक है, उस विराम लगा दिए थे। और इसके और अफगानिस्तान के मद्देनजर इन्होंने क्या कहा? रणजीत सिंह के साथ संधि करना चाहा और इसके लिए चार्ल्स मेटकाफ को उनके दरबार में भेजा ताकि एक संधि हो सके। उस संधि के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि जब जो उसमें था ना, जमान शाह, ठीक है, फ्रांस में था। तो जमान शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था लाहौर पे। ठीक है, लाहौर पे और आई थिंक उसके आगे और आसपास के क्षेत्र में क्या किया था? जमान शाह ने आक्रमण किया था। तो उस अफगानों के मद्देनजर ब्रिटिशर्स ने चाहा, इनसे संधि करना चाहा। तो इस संधि में चार्ल्स मेटकाफ के सहयोग से रणजीत सिंह के बीच में क्या हुई? संधि हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिंटो प्रथम और रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई। इस संधि के माध्यम से यह निश्चित किया गया कि जो रणजीत सिंह होंगे, जब अफगानों से क्या होगा? युद्ध या होता है, अफगान और अंग्रेजों के बीच में अगर युद्ध होता है, कोई झड़प होता है, तो उसमें रणजीत सिंह क्या होंगे? तटस्थ होंगे, यानी कि ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, वो अलग रहेंगे, किसी का भी सहयोग नहीं करेंगे। साथ ही इसके बदले में रणजीत सिंह से क्या कर लिया जाएगा? ये याद रखना ना, इसमें क्या किया? तटस्थ रहेंगे। किसमें? अंग्रेज प्लस अफगान। अगर इसी बीच में अगर कोई झड़प होता है तो इसमें क्या रहेंगे? रणजीत सिंह तटस्थ रहेंगे। ना 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 इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। दूसरा, इसके बदले में अंग्रेज जो हैं, जो उस समय की सतलज नदी थी, सतलज नदी सतलज नदी के पूर्व सतलज नदी के पूर्व में, और यहाँ पे मालवा का जो पठार था, मालवा के पठार के आसपास के जितने भी यहाँ जो उन पे कब्जा कर रखे थे उस समय रणजीत सिंह, उस पे एक न्याय छत्र शासक मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा? एक छत्र शासक मान लिया जाएगा। शासक किसको मान लिया जाएगा? रणजीत सिंह को। तो ये हो गया जो संधि हुई थी कहाँ की? ठीक है, अमृतसर की संधि से पहले की ये बातें हो गई। हालांकि उस समय जो था कि 1809 के आसपास, उससे पहले पेरिस में क्या हो गई थी? विद्रोह हो गया। पेरिस में विद्रोह हो गया, जिससे अब जो नेपोलियन का आक्रमण का भय था वो समाप्त हो गया। के साथ ही साथ तब अंग्रेजों ने अपने रुख बदल लिए और आ जाता है 1809 का समय। अंग्रेजों ने अपना रुख बदल लिया। अब उसी समय चार्ल्स विक्टर लोनी, जो अंग्रेजों के क्या थे उस समय? सेनापति थे। चार्ल्स विक्टर लोनी, तो डेविड आक्टर लोनी के नेतृत्व में एक सेना जो थे ना, लुधियाना की तरफ पहुंची। और लुधियाना की तरफ जब पहुंची, वो किसका साम्राज्य में था? वो साम्राज्य था अभी किसका? रणजीत सिंह का था। हालांकि वो उनके साम्राज्य में एक छत्र शासक अभी अंग्रेज इससे पहले माने हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया?
तो फिर जो लॉर्ड मिंटो प्रथम था उसने चार्ल्स मेटकाफ को अमृतसर भेजा और वहाँ पे रणजीत सिंह भी आए, ठीक है। आने के बाद कुछ ये संधि फिर अमृतसर की क्या हुई, संधि करनी पड़ी अमृतसर की। अमृतसर की क्या हुई, संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह माना गया कि क्या हुआ, अगर अफगानिस्तान से क्या होता है आक्रमण, अगर अफगानिस्तान से लड़ाई होता है, अगर ये अफगानिस्तान में अगर उधर जाते हैं अफगान वार में ब्रिटिश सैनिक, उसके क्या रणजीत सिंह के साम्राज्य के अंदर से होके जा सकेंगे, ऐसा इस संधि में लिखवाया गया। साथ ही और यह भी था कि अब जो सतलज नदी थी, सतलज नदी की पार के जितने भी इधर क्षेत्र है ना पूर्व के, उन सभी क्षेत्रों पे अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। उससे किसको, को अंग्रेजों से क्या हुआ, उनको रणजीत सिंह को हटना होगा पीछे, ठीक है। सतलज नदी को क्या बनाया गया, एक सीमा बना दिया गया उनके बीच में, और जितने भी मालवा वाला क्षेत्र थे सब पे क्या कर लिया, ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया, ये हो गया। और रणजीत सिंह को एक अलग एक बढ़त ये दिया गया कि पश्चिम में उधर, ठीक है, लाहौर और उधर के आसपास सभी क्षेत्रों पे उन्हें छूट दे दी गई कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो ये हो गया अमृतसर की संधि हो गई जो 1809 में हुई थी, ठीक है, इस संधि में। और ये हो गया अमृतसर की संधि। अब हम इसी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम 1800 कहाँ पे, देखिए जो अब यहाँ तो ये रणजीत सिंह की जो अमृतसर की संधि हुई थी, इसके बाद देखिए कुछ अलग चलते हैं इसमें। रणजीत सिंह की मृत्यु जो हुई है 1839 में, 1839 में रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कैसे, पक्षाघात नामक एक बीमारी है, जैसे लकवा टाइप का, ठीक है, पक्षाघात बीमारी के कारण उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। पक्षाघात बीमारी से, ठीक है, जैसे लकवा से, इससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो साम्राज्य है पतन की तरफ चला जाता है, क्या हो जाता है, पतन की तरफ चला जाता है। और उसमें लगभग 6-7 4-5 साल के अंदर 6-7 शासक आएंगे, ठीक है, 6-7 शासक आएंगे और एक टसल होने लगता है बीच में, परिवारवाद चलने लगता है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे कुछ समय बाद 1848-49 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में, अंग्रेज और सिख के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है। तो हालांकि द्वितीय आंग्ल सिख तो इस समय होता है, और इससे पहले ही रणजीत सिंह की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो इस आधार पे हमारा ये डिस्कशन समाप्त हुआ इस प्रश्न के संदर्भ में। हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो इस संधि में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रणजीत सिंह की पराजय के पश्चात हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उससे पहले ही रणजीत सिंह जो थे वो इस दुनिया से सिधार गए थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसे बहुत पहले ही यह संधि हो चुकी थी। दूसरा, इसमें सिख सेना के लिए सतलज नदी के पूर्व पार निषिद्ध किया गया, मतलब उसे पार निषिद्ध किया गया। वो सतलज नदी के पूर्व के राज्यों पर अधिकार कर सकते हैं, उससे पहले के जो राज्य क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर सकते थे, परंतु इसके पार जो उसको सीमा बना लेगा सतलज नदी को, उसके पार मतलब नहीं कर सकते थे, ठीक है, निषिद्ध कर दिया गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हमने एक और बात डिस्कशन किया है आप लोगों के बीच, जैसे कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और वायसराय, इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, और जो जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे एसएससी से रिलेटेड और एनडी हो गया, और आर्मी एयरफोर्स के एक्स वाई ग्रुप जो होता था, ठीक है, अग्निवीर, इन सब में क्या होता है, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन थे। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल,
और वायसराय। देखिए जब समय था 1757, 1757 हुआ था ना प्लासी का युद्ध। नहीं, प्लासी, यस, प्लासी, प्लासी, वेदरा, बांडीवाल और बक्सर, ये 4 युद्ध हुआ था, जो क्रमानुसार है, ये याद रखना है। तो इस समय आए थे कौन थे गवर्नर बंगाल के? लॉर्ड क्लाइव। ये लॉर्ड क्लाइव क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर के पद पे रहते हुए ही अ, इसके बाद कौन आते हैं? वारेन हेस्टिंग आएंगे। ठीक है, वारेन, ये इसी उसी पद पे रह जाते हैं। उसके बाद क्या बनाएंगे? वारेन हेस्टिंग। इसके बीच में भी कई सारे गवर्नर आते हैं। वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग जो थे ना, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर तो थे ही, साथ ही इसी पद पे रहते हुए ये फिर वापस चले जाते हैं कहाँ? ब्रिटेन में, जहाँ पे जाके यह सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगाए हुए थे, जिससे शर्मिंदगी में आके आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो थे, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये याद रखना, जो पहले आएगा वो ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, तो ये क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्लस बंगाल के बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम। ओके। वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये प्रथम बंगाल के क्या हो जाएंगे? गवर्नर जनरल हो जाएंगे, और अंतिम गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। देखिए इसमें आएंगे विलियम बेंटिक। वेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम वेंटिक। ठीक है, विलियम वेंटिक, ये जो होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। सॉरी, क्या होंगे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए ये समय चल रहा है, इसमें 1829 में आया था ना सती प्रथा, उसके प्लस का समय चल रहा है। ठीक है, और ये 1773 में आया था, 73-74 का समय चल रहा है। ठीक है, 1773 लिख देता हूँ। इसके आसपास का समय चल रहा है जब ये बने थे। ठीक है, इससे पहले और इसके बाद। अब ये 1829 के आसपास समय चल रहा है। विलियम बेंटिंग क्या हो जाएंगे? अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, प्रथम। ठीक है, 1833 में आया था ना, एक एक्ट आया था, जिस एक्ट के तहत इनको, विलियम बेंटिंक को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए अब आ जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का समय आ जाता है। इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को बंगाल का, भारत का तो गवर्नर जनरल थे ही, साथ में ये क्या बन जाते हैं? वायसराय बन जाते हैं, वायसराय। ठीक है, ये याद रखना है, हम इन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो फिर याद वायसराय हो जाएंगे। ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल काफी सेम सेम है, जो भारत के गवर्नर जनरल थे और वायसराय। ठीक है, उनके अलग अलग जो रियासतों में जब जाते थे तो वो वहाँ पे वायसराय कहलाते थे, और जब यहाँ होते थे क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, तो दोनों सेम है। तो ये अंतर याद रखना है, ये अंतर क्या करना है? याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, यानी कि विद्रोह में क्या हुए थे? साथ दिए थे। वन सेकेंड, विद्रोह के समर्थन नहीं किया था, यानी कि विद्रोह के समर्थन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा, पटियाला के शासक, और नीचे दिए गए काकुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये रहा है ऑप्शन 1, 2, 3, 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3। अब हम इन 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 ऑप्शंस के पहले हम तथ्यों को जानेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये देखिएगा कि बैरकपुर में मंगल पांडे ना, बैरकपुर, मंगल पांडे,
जो जिसमें उसमें अब अफवाह उड़ा था या रियलिटी था कि इसमें जो सुअर की और गाय की जो मांस की जो चर्बी बनी, चर्बी से बना हुआ था वह, उसे गोला बारूद उसे इन्होंने प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और उस समय जो वहाँ के जो सर्जेंट थे ह्यूरसन, ह्यूरसन पे क्या कर दिया, गोली चला दी, गोली चला दिए, ठीक है। और एक और अधिकारी था जिसको गोली मारकर हत्या कर दिए थे। हालांकि ये यहाँ से ये तो एक न्यू पड़ी थी एक बार विद्रोह का, परंतु इसकी शुरुआत जब हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। ये ऑफिशियली इस दिन से शुरुआत, इससे जो ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 से, इसका यह डेट याद रख लेना है। और यह मेरठ से माना जाता है। कहाँ से? मेरठ से। हालांकि बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने वहाँ पे बारूद को, उस गोला बारूद को मतलब यूज करने से मना कर दिया था, परंतु वहां से इसकी शुरुआत नहीं मानी जाती। यह 29 आई थिंक 29 मार्च को हुआ था ना 1857 को, लेकिन ये 10 मई 1857 को मेरठ से, ठीक है, इसका ऑफिशियली माना जाता है, याद रख लेना है। और इसको सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने इसे क्या बोला था? सिपाही विद्रोह कहा था, सिपाही विद्रोह कहा था। और विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखना है, विनायक दामोदर सावरकर, इसे क्या बोला था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था ना। इस पे एक इन्होंने बुक भी लिखा, ठीक है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ कोटेशंस है, इसे याद रखना है। हम इस पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये बड़ा टॉपिक है। इसको हम जब इतिहास पढ़ाएंगे उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बहुत डीप में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं, फिर उसके आधार पर हम तथ्यों को जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, जो जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ना, इसका दमन कर दिया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा दमन कर दिया गया, ठीक है। जो इसकी जो असफलता थी, यह सफल ना हो पाया, तो इसकी असफलता के बहुत बड़े रीजन थे, कारण थे। कारण यह था कि यह जो ब्रिटिश भारत का प्रांत था उसके लगभग 1/4 क्षेत्रफल पे फैला था, ठीक है, 1/4 क्षेत्रफल पे फैला था। और लगभग पूरे भारत की लगभग 10% जनता ही इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। जो उस समय के रजवाड़े थे और जो धनाढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वह कुछ चाहते थे कि जैसे उनको लगता था कि अंग्रेज जो है वो एक शिक्षित वर्ग से हैं, तो वो लोग भारत में क्या करेंगे? विकास करेंगे। उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते थे, ठीक है, लिबरल कह सकते हैं, उदारवादी कह सकते हैं, ठीक है। वो लोग के साथ सहानुभूति रखते थे। तो उन लोगों ने इस युद्ध में, इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, ठीक है। साथ ही साथ कुछ वर्ग समूह इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे और वास्तव में विद्रोह के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। वो लोग इस विद्रोह को दबाने में सहयोग कर किए, किसका? अंग्रेजों का क्या किए? सहयोग किए। बड़े बड़े जमींदारों ने इसमें क्या किया? तूफान रोधी का कार्य किया, तरंग रोधी, ये याद रखिएगा, तूफान तरंग रोधी का कार्य किए ना, का कार्य किए। ये किसने कहा है? जो उस समय के वायसराय कौन था? वायसराय अभी नहीं है, अभी क्या है? भारत का गवर्नर जनरल है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड, जब आएगा ना 1858 का अधिनियम आएगा, उस अधिनियम के बाद इन्हें क्या बोला जाएगा? वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग, इसने बोला था कि अगर ये लोग क्या कर रहे थे, जो ये जमींदार वर्ग थे, धनाढ़ वर्ग थे, जो रजवाड़े थे, ये लोग तरंगरोधी के रूप में कार्य किए, ठीक है। जो उसमें जो कृषक वर्ग और जो अन्य वर्ग ने उसमें क्या किया था, आंदोलन में सहयोग किया था, आंदोलन में किया था, उसमें से ये लोग तरंगरोधी के रूप में कार्य किए, उसे रोकने के रूप में कार्य किए, ठीक है। अभी लॉर्ड कैनिंग के बारे में और कुछ जानेंगे। तो इसमें जमींदारों ने तूफान में क्या क्या तरंगरोधी के रूप में कार्य किया। जैसे अवध के तालुकेदार थे ना, अवध के तालुकेदार, अवध, ठीक है, जो लखनऊ के आसपास का वहाँ पे रीजन था। तो अवध के उनका तालुका क्या कर ली थी? छीन ली गई थी। तालुका मतलब उनका क्षेत्र जो था छीन लिया गया था। उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इन्हें आश्वासन दिया गया कि क्या किया जाएगा? प्राप्त कर लिया जाएगा। इसलिए ये भी राजभक्त हो गए। अंग्रेजों के क्या बन गए? ये भी राजभक्त बन गए और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए। क्या हुआ? इससे वह वापस हो गए। और जो इसमें साहूकार वर्ग थे और व्यापारी वर्ग थे, ये भी लोग इससे क्या हो गए? जो ये
आंदोलन चला, इस आंदोलन से प्रभावित हुए, तो इन लोगों ने अपना हित किस में समझा, अंग्रेजों के सहयोग में ही अपना हित समझा, और ये भी इससे क्या हो गए, वापस हो गए, मतलब इसमें भाग नहीं लिए, इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। तो देखिएगा, रजवाड़े हैं, बहुत बड़े रजवाड़े, ठीक है, इन रजवाड़ों में हम कौन हो जाएंगे, रजवाड़े मतलब राजा महाराजा, इसमें हो जाएंगे ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग था ना, इसका एक कथन है कि अगर जो सिंधिया अगर इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते हैं, तो हमें सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर क्या करना, गोल करके ब्रिटेन को लौटना पड़ता, अगर ये शामिल हो जाते हैं। परंतु इन्होंने, अंग्रेजों का सौभाग्य था कि इन्होंने शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने शामिल नहीं हुआ। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो उसी सिंधिया परिवार से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर, ठीक है, ये कहाँ है, सिंधिया परिवार से ही बिलोंग करते हैं, इनके बहुत प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया, सिंधिया हो गए, और इंदौर के होलकर हो गए, इंदौर के होलकर, ये लोग भी अंग्रेजों के क्या बने रहे, राजभक्त बने रहे, मतलब लोग के क्या बने, सहयोगी बने रहे हैं, इस विद्रोह को दबाने में साथ दिए, अगर साथ नहीं दिए तो तटस्थ रहे हैं, ठीक है। पटियाला और सिंध, पटियाला, सिंध, ठीक है। अन्य सिख सरदार, जो भी सिख सरदार हैं, सिख सिख सरदार, और कश्मीर के राजा कौन थे, गुलाब सिंह थे ना, कश्मीर के राजा, कौन है, कश्मीर के राजा कौन है, गुलाब सिंह, ठीक है, कश्मीर के राजा कौन हो गए, गुलाब सिंह, कौन हो गए, गुलाब सिंह, कश्मीर के राजा गुलाब सिंह, और सिंधिया के राजा दिनकर राव होलकर, हैदराबाद के सलार जंग, ठीक है, हैदराबाद के, हैदराबाद के सलार जंग, इस तरह से बहुत सारे राजवाड़ों में, राजा महाराजों में, इन लोग क्या किए, इस युद्ध में, इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए। हम और आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या, तो इसमें जो रूढ़िवादी लोग थे, यहाँ के भारत के रूढ़िवादी लोग थे, शिक्षित वर्ग थे, ठीक है, अब बुद्धिजीवी वर्ग थे, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से उम्मीद किए थे क्या, आधुनिकीकरण आएगा भारत में, क्या होगा, आधुनिकीकरण आएगा, तो इसके लिए ये लोग क्या बने रहे, राजभक्त बने रहे, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न के आधार पे, जो हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने इंदौर के होलकर को तो देखा ही है, कश्मीर के राजा को देखा ही है, और पटियाला के शासक को देखा ही है। तो इस तीनों के तीनों लोग क्या कर रहे थे, इसमें अंग्रेजों का साथ दिए, इसमें समर्थन नहीं किया, जो 1857 का विद्रोह था उसको समर्थन नहीं किया। अगर ये लोग समर्थन किए होते तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को ही अपना बोरिया बिस्तर शाम को ही गोल करना पड़ जाता, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। हम जो इसमें जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसके डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे इस पे, एक आई थिंक इस पे मैं एक डीप में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 2 घंटे का लेक्चर होगा। उस लेक्चर में हम लोग पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसको 360 डिग्री से पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तो आप वेट कीजिएगा, या फिर चलिए हम चलते हैं अपने अगले अगले प्रश्न पे। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे थे। इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ना, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, ठीक है, ये देखते रहना है। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे थे। इनके द्वारा किसानों के हित में हड़ताल, सामूहिक अवकाश, धरना जैसी गतिविधियां शुरू की गई थी। तो देखिए, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक, केवल दो, और तीन, एक और दो, एक और दो, और तीन, ठीक है, एक और दो और तीन, 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चुनना है, ठीक है। चलिए हम इसका पहले 360 डिग्री एनालाइज करते हैं। एक यंग बंगाल आंदोलन क्या था। इटली में ना, इटली में एक मेजली नाम का शासक हुआ था, उस शासक ने हुआ था, बोले आंदोलन चलाया था, आंदोलनकारी थे। इटली, यंग इटली के आधार पे ही यह यंग बंगाल आंदोलन चलेगा, ठीक है।
देखिए अगर हम जो है डेरोजियो, ठीक है, इनका पूरा नाम है हेनरी विलियम डेरोजियो, डेरोजियो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, डेरोजियो। अगर हम व्यक्तित्व को जान लें तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा इनका व्यक्तित्व है, हालांकि ये इनका जन्म कब हुआ था, 1807 में हुआ था, और 24 साल की उम्र में इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया, यानी कि 1831 में क्या हो गए थे, का देहावसान हो गया था, देहावसान, ठीक है, इनका देहावसान हो गया था, और 1807 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये इतनी के बीच में ही रहे, और 24 साल की उम्र में ही इन्हें बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मतलब बड़े बड़े काम नहीं बोलेंगे फिर भी, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ओके, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके आधार पे ही हम लोग क्या करेंगे कि व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे, फिर इनके व्यक्तित्व के आधार पे हम इन प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए जो डेरोजियो थे, डेरोजियो, हम क्या बोलेंगे, डेरोजियो, ठीक है, डेरोजियो का पूरा नाम आप जान लिया है। इनके जो पिता थे ना, ये पिता, पिता कौन थे, पिता थे पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। माता कौन थी, भारतीय थी, क्या थी, भारतीय थी, वो भारतीय मूल की थी। तो इन्होंने 1823 में इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये गए, मतलब वहां बाहर पढ़े। 1823 में कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए, कब, 1823 में कहाँ गए, इंडिया में आ गए, और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपरांत कहाँ गए, भागलपुर में, कहाँ है इंडिया में, कहाँ, भागलपुर, भागलपुर में आए, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक जो विलायत कोठी था, तो उसमें अंग्रेजों की कोठी हुआ करता था, इसमें इन्होंने क्या किया, क्लर्क के पद पे नियुक्त हुए, क्लर्क, क्लर्क के पद पे क्या हुए, ये नियुक्त हुए, और वहां पे क्या करने लगे, नौकरी करने लगे, नौकरी, ठीक है, ये नौकरी करते करते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्लर्क के पद पे बने रहे, फिर शिक्षा के कारण वे हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी व इतिहास के फिर शिक्षक बन गए, वो अपना नौकरी छोड़ दिए, ठीक है, कुछ इसमें उनका संतुष्टि हुआ, इसी वो नौकरी छोड़ दिए, और फिर इसमें हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में क्या किए, वह इतिहास, इतिहास और इसका, इतिहास और अंग्रेजी के क्या बन गए, प्राचार्य बन गए, अंग्रेजी क्या बन गए, शिक्षक बन गए, ठीक है, अंग्रेजी क्या बन गए, वो शिक्षक बन गए। और उसके बाद वह 1831 ईडी में ना, यहाँ पे वह किसने 1831 तक, मतलब जब तक उनका देहांत नहीं होता था, मतलब ये 1831 तक इस पद पे, यहाँ पे हिंदू कॉलेज में कार्यरत रहते हैं, और यहाँ पे शिक्षण का कार्य करते रहते हैं, ठीक है। 1831 में बंगाल में हैजा के कारण 24 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, बंगाल में। ये जो हिंदू कॉलेज कहाँ पे है, बंगाल में ही है, ठीक है, हिंदू कॉलेज, इसका स्थापना आई थिंक राजा राम मोहन राय ने की थी ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये हो गए राजा राम मोहन राय, इन्होंने किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब देखिए, तो ये कितने साल के, 24 साल की उम्र में, कहाँ पे, बंगाल में, ये क्या हो जाएगा था, देहांत हो जाएगा, इसके कारण, हैजा के कारण, ठीक है, हैजा के कारण 24 साल की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो डेरोजियो थे, डेरोजियो ये समाज सुधार में, मतलब उसी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, जो उसमें जो भारतीय जो समाज था उसमें, उन डेरोजियो ने क्या किया, छात्रों की क्या बनाते, मंडलियां बनाते, छात्रों की क्या करते, मंडलियां बना करके बुद्धि व ज्ञान के संबंध में वाद विवाद किया करते थे, क्या किया करते थे, वाद विवाद, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, इन सभी बातों पे क्या करते थे, डिस्कशन किया करते थे उन छात्रों से ना, जो पढ़े लिखे छात्र होते थे, जो उनमें भाग लिया करते थे, उनके साथ वाद विवाद किया करते थे, और इस डिस्कशन के माध्यम से उन्होंने क्या करते थे, समाज सुधार में अपना आगे बढ़ते थे। तो इसी के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, इसी के तहत उन्होंने क्या की थी, कर दी थी, एकेडमिक एकेडमिक एसोसिएशन क्या की है, स्थापना की है,
ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की और इनके साथ कौन जुड़े थे, जो उस समय पाश्चात्यवादी विद्वान थे, जो भारतीय जो सभ्यता थी इसे बहुत क्या थे, थोड़ा सा सहानुभूति रखते थे। तो उनमें जैसे डेविड हेयर, इस कौन शामिल होते थे, इनमें बड़े बड़े विद्वान शामिल होते थे, जैसे डेविड हेयर का नाम आएगा, डेविड हेयर, और एडविन रायन, रायन, डॉक्टर मील, ठीक है, डॉक्टर मील जैसे विद्वान इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट किया करते थे, इसमें भाग लेते थे, और जो उसके जो डेरोजियो थे, डेरोजियो के जो वाद विवाद था उसमें भाग लिया करते थे, ठीक है, उसमें शामिल हुआ करते थे। और देखिए इसमें जो उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा बनाए गए कई और अन्य संगठन भी बनाए गए, जो ये संगठन डायरेक्टली पूछ लिया था इस संगठन के संस्थापक कौन है। अन्य संगठन कौन थे, हम आ जाएंगे इसमें। इसमें संगठन में क्या, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज ना, नॉलेज, ठीक है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब जिनके जो ब्रिटिश और इंडिया के मतलब जो माता पिता के संबंध से जो पैदा होते थे उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था। एंग्लो एंग्लो इंडियन वंगहित सभा, वंगहित सभा, देखना सभा, 24 साल की उम्र में ये सब करके गए हैं ना, वंगहित सभा, हिंदू एसोसिएशन, हिंदू एसोसिएशन, हिंदू एसोसिएशन, ठीक है, और डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब, ये देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम हर बार एग्जाम से पूछा जाता है, डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब, ये सारी संस्थाएं ना जो ये डिरोजियो ने ही स्थापना किया था। इसमें कौन है, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन वंग हित सभाएं, हिंदू एसोसिएशंस और डिबेटिंग क्लब। ये डिबेटिंग क्लब जो ना, ये पिछले बार जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था इसी साल, जो जो आई थिंक मई जून में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ये डिबेटिंग क्लब स्पष्ट डायरेक्टली पूछा हुआ था, मुझे याद है। ओके, जो डिरोजियो थे, ये सत्य के जो विचार थे ना, इनके जो विचार हुआ करते थे, ये सुकरात से मिलते जुलते थे। सुकरात हुए थे, थिंकर हुए थे, कहाँ पे, ग्रीस, यूनान में, कहाँ पे, ग्रीस में हुए थे ना ये, यूनान में, ठीक है, वहाँ पे जो सुकरात हुए थे, जो थिंकर थे, सोशल थिंकर, उन्हीं के विचारों से कुछ इनका मिलता जुलता है, जो सत्य के क्या थे, सत्य के विचार के खोज में, सत्य के जो खोज था उसी की खोज में इनका क्या हुआ था, विचार मिलते जुलते थे। ठीक है, सत्य की खोज की तरह, जो सुकरात सत्य की खोज में चले थे, उन्हीं के विचार से इनका विचार मिलता जुलता था, उसी उन्हीं के आधार पर इनके विचार रखते थे ये। और जिस तरह सुकरात पे युवाओं को भड़काने का आरोप लगा था, युवाओं को भड़काने का आरोप लगा था, सेम उसी तरह से इन पे भी युवाओं पे भड़काने का आरोप लगा था। और उस समय कौन थे, राधा कांत देव, राजा राधा कांत देव ने इन पे आरोप लगाया, ठीक है, आरोप लगाया कि यह मतलब लड़कों को भड़का रहे हैं, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या फिर समाज में क्या कर रहे हैं, और समाज को बिगाड़ रहे हैं। वो क्या थे, रूढ़ीवादी थे ना राजा राधा कांत देव, जिन्होंने क्या था, सती प्रथा का समर्थन किया था। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में जब उस पर रोक लगा दिया था, तो राजा राधाकांत देव ही चंद्रिका, चंद्रिका नामक पत्रिका के माध्यम से उसके विरुद्ध में क्या करते थे, लेख लिखा करते थे। यह सती प्रथा क्या है, हम लोग हमारे समाज का एक भाग है और यह रहेगा इसके समर्थन में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। राजा राधा कांत देव और उनके जो पत्रिका थी, चंद्रिका नाम की एक पत्रिका थी, उसी में यह लेख लिखा करते थे, ठीक है। और उन्हीं ने यह आरोप लगाया, जिसके कारण यह हिंदू कॉलेज से इनको निकाल दिया गया, हिंदू कॉलेज से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, उन्हीं के आरोप के आधार पे। ये हो गया। तो इन पे पथभ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया गया, पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाना, किसको, युवाओं को पथ भ्रष्ट करने का आरोप लगा, पथ भ्रष्ट करने का आरोप लगा, ठीक है, ये हो गया आरोप लगा। और देखिए इन्होंने जो उस समय इटली में ना, इटली में
एक आंदोलनकारी थे मेजली। मेजली मेजली की उन्होंने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया था। तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या चलाया था, यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन चलाया ना, यंग बंगाल आंदोलन चलाया था किसने, डेरोजियो ने। ठीक है, उसी आंदोलन में क्या कहते चलाया था, जिसमें दक्षिणानंदन मुखर्जी, इसमें जैसे भारत के बहुत बड़े जो आगे चल के क्या विद्वान होंगे, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। वो लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, दक्षिणानंदन, इसमें दक्षिणानंदन मुखर्जी, दक्षिणानंदन मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राम गोपाल घोष, राम गोपाल घोष, कृष्णा बनर्जी। ठीक है, कृष्णा बनर्जी इस आंदोलन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। हालांकि जो ये डिरोजियो थे, डिरोजियो अपने जो जो अपना जो ये विचारधारा थी, इसका प्रचार प्रसार कैसे करते थे, प्रेस के माध्यम से करते थे। उसमें राजा राम मोहन राय भी इन्हीं के समकालीन है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी आई थिंक देहांत 1833 में आसपास हुआ था, जब वो जो मुगल शासक अकबर का संदेश लेके गए थे वहां पे, ब्रिटेन में गए थे। वहीं पे उनका क्या हुआ, लंदन में उनका वहां पे देहांत हो गया था इनका, राजा राम मोहन राय का। ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि मतलब जैसे कि जो मुगल शासक जो अकबर था, अकबर द्वितीय, उसने ब्रिटिशर्स से क्या बोला था, अपना जो सैलरी है, जो उसका तनख्वाह मिल रहा था, उसे बढ़वाने के लिए उन्हें वहां पे भेजा था। ठीक है, और उसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये याद रखना, अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अकबर द्वितीय, ये क्या है, मुगल शासक है। ओके, तो देखिए, तो ये उत्तर मुगल शासक में आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर आते हैं हम दक्षिणानंदन मुखर्जी, राम गोपाल घोष के साथ साथ अन्य जो उस समय के जो भारतीय थिंकर थे, वो लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, हाँ, जो मैं बताने वाला था, राजा राम मोहन राय जो प्रेस के वो भी क्या थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे। ठीक है, जो प्रेस की क्या करते थे, उन्हें जो उनकी पत्रिकाएं थी, पत्रिकाएं थी, जो उनके पैम्पलेट थे, पत्र पत्रिका है और पैम्पलेट के माध्यम से ना, याद रखना, पत्र पत्र पत्रिका और पैम्पलेटों के माध्यम से यह अपनी विचारधारा को फैलाने की कार्य करते थे। ठीक है, तो ये हो गया तथ्य। और डिरोजियो जो है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, डिरोजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, डिरोजियो को प्रथम भारत के क्या बोला, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है, किनको, डिरोजियो को। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो भारत में ना प्राचीन गौरव का महिमा मंडल दिखता है, क्या बोला था इनमें, कविताओं में इनकी जो कविताएं हुआ करती थी, कविताओं में इनकी क्या बोला, प्राचीन भारत के राष्ट्रीय गौरव हुआ करते थे, वो दिखा करते थे। ठीक है, डिरोजियो ने अनेक पत्र पत्रिकाओं जैसे इंडिया गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, बंगाल एनुअल, कैलिडो स्कोप के संपादन में सहायता दी। इन्होंने अन्य पत्र पत्रिकाएं भी लिखी, जिनमें क्या थे, जैसे कुछ पत्र पत्रिकाएं का मैं नाम लूं, जैसे कि इंडिया गजट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ। देखिए, इंडिया गजट और कलकत्ता लिटरेरी गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, बंगाल एनुअल, बंगाल एनुअल, कैलिडो स्कोप, कैलिडो स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्टली मैं भी कई एग्जाम्स में फेस किया हूँ ये प्रश्न। कैलिडो स्कोप, ये पूछा गया है, कैलिडो स्कोप के संपादक कौन है, तो ये कौन है, डिरोजियो है। और जो इंडिया गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, बंगाल एनुअल, ये इन सब में इन्होंने क्या कहता है, भूमिका निभाया था, क्या बना था, इसके जो संपादन में क्या कहते हैं, भूमिका निभाए थे, ये भी इसमें ये भी लेख लिखा करते थे। देखिए, जो
ठीक है, इन्होंने सहायता दी। स्पेक्ट्रर, जो स्पेक्ट्रर जैसे मासिक पत्र प्रकाशित किए, और इन्होंने एक स्पेक्ट्रर नामक खुद ही मासिक पत्र प्रकाशित किया ना, क्या नाम था? स्पेक्ट्रर। क्या है? स्पेक्ट्रर, सॉरी, स्पेक्ट्रर, स्पेक्ट्रर। ठीक है, स्पेक्ट्रर नामक ये पत्रिका इन्होंने खुद ही प्रकाशित की थी। ठीक है, ये याद रखना है। ओके। अच्छा, डिरोजियो को ना, डिरोजियो जो इनके अनुयायी थे उन्हें क्या बोला था? डेरोजियन कहा जाता था। डेरोजियन। डेरोजियो के अनुयायी को क्या बोला था? डेरोजियन कहा जाता था। इनको अनु या इन्हें क्या बोला था? डेरोजियन कहा गया। क्या बोला गया? डेरोजियन। ठीक है, डेरोजियन कहा गया इन्हें। और इनकी जो प्रमुख शिष्य थे इसमें रसी कृष्ण मल्लिक, कृष्ण मोहन बनर्जी, प्यारे चंद्र मित्र, इनको मैंने आप ऊपर लिख बता चुका हूँ। जो इनकी शिष्य थे उन्हें क्या बोलते थे? डेरोजियन कहलाते थे। इनके शिष्य क्या कहलाते थे? डेरोजियन कहलाते थे। और डेरोजियन के विचारों को ना, डेरोजियन के विचारों से प्रेरणा पाकर ही बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। हालांकि यंग बंगाल आंदोलन, ये जो यंग इटली है और इससे जो क्या हुए, ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे यंग बंगाल आंदोलन जो चला था, इसे भी चला था। तो इसी तरह से यंग, आई थिंक यंग मद्रास आंदोलन भी इसी चला था। ठीक है, हाँ, मद्रास के भी छात्र किसे क्या चला थे? यंग मद्रास आंदोलन चला था। बॉम्बे में यंग बॉम्बे आंदोलन चला था, वहाँ के छात्रों ने चलाया था। ठीक, इस तरह से। और एक और बात बता दें, जो डिरोजियो के अनुयायी थे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं। ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। जो क्या थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो डिरोजियो के अनुयायी थे वे आधुनिक सभ्यता क्या थे? अग्रदूत थे। ये किसने बोला है? डिरोजियो ने कहा है। सॉरी, डिरोजियो नहीं, डिरोजियो के जो अनुयायी थे कहते, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या कहा था? अग्रदूत बोले थे, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। आधु सभ्यता के अग्रदूत, अग्रदूत कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजियो के अनुयायियों को आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत का। ठीक है, जो उन्होंने और आगे क्या कहा था? जो हमारी जात के क्या है? पिता हैं। हमारी जात के क्या थे? पिता थे। और जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे, जो सद्गुण थे उनके प्रति हमारे अंदर क्या पैदा करें? श्रद्धा पैदा करेंगे। हम लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे हम प्रेरणा लेंगे। ठीक है, अब कुछ और मैं बातें बता दें। जो ये डेरोजियो थे, इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार में तो कार्य किए, लेकिन उन्हें किसान वर्ग ना, कृषक वर्ग थे, उनके लिए कभी कुछ काम नहीं किया। मतलब उनका उनके उस एरिया में जो कृषक एरिया थे उनके लिए आंदोलन करना या उनके लिए कृषकों का आवाज उठाना, उस क्षेत्र में इन्होंने कार्य नहीं किया था। चलिए हम इस डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ डेरोजियो के बारे में आप कुछ जाने होंगे। देखिए, जो इनका नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। यस, ये तो किया था। पहला क्या है? सही है। जब पहला सही है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए, वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते थे। यस, करने में लगे हुए थे। और क्या उस समय की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ऑलरेडी ये कितनी प्रिंटिंग, इंडिया गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, बंगाल एनुअल, कैलेडोस्कोप के संपादन में सहायता दी। साथ ही साथ स्पेक्ट्रा जैसे मासिक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित किया। और जो राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं निकलती थी उसमें भी ये अपने लेख लिखा करते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा सही है। जब दूसरा सही है तो ये तीनों में दूसरा है ना। ठीक है, अब देखिए, जब दूसरा सही है तो भी गलत हो जाएगा। और तीसरा, इनके द्वारा किसानों के हित में हड़ताल, सामूहिक अवकाश, धरना जैसी गतिविधियां शुरू की गई ना। मैंने भी अभी अपने डिस्कशन के लास्ट में बोला था ना कि इनके द्वारा किसानों के हित में हड़ताल, सामूहिक अवकाश, धरना जैसी गतिविधियां की ही नहीं गई। किसानों के क्षेत्र में नहीं किया गया था। ठीक है, हालांकि ये जो अपना बुद्धिजीवी वर्ग और युवाओं में भी अभी इनको समय नहीं मिला। अभी 1924 में क्या हो गए थे? 1924 में, सॉरी 1831 में, मतलब यहाँ से स्वर्ग सिधार गए। तो इसलिए इनको अभी कार्य करने का मौका ही नहीं मिला। अभी इस क्षेत्र में कार्य करने का मौका ही नहीं मिला, जिससे क्या हुआ, तो मतलब कृषक वर्ग में कार्य नहीं कर पाए। हालांकि अभी आगे चल के हो सकता है करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत है तो ये गलत, ये गलत, केवल सी सही।
ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें हम शॉर्टकट में ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, ये तो याद है, ठीक है। और ये यूपी का जो इस साल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेली पूछा हुआ क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ये आया था। और ज्योतिबा बाई फुले एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उस बुक का नाम ठीक है, अभी याद आएगा बताएंगे। सत्य शोधक समाज की क्या कहते हैं, स्थापना की थी। उन्होंने कमजोर वर्गों और निचली जातियों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की क्या की आलोचना की, देखते हैं अभी। और महादेव गोविंद रनाडे ने उन्हें महात्मा की क्या दी थी, उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए हम इस प्रश्न को सारांश करने से पहले जो ज्योतिराव गोविंदराव फुले के संदर्भ में जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में पहले क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तो जो ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे, इनका जन्म 11 अप्रैल, जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था ना। किसमें हुआ था, एक माली परिवार में हुआ था, माली, जो होते हैं ना गार्डनर, जो फूलों की देख रेख वो करते हैं, माली परिवार, ठीक है। तो ये माली परिवार में हुआ था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जो इनकी वाइफ थी सावित्री राव फुले, सावित्री राव फुले। सावित्री राव फुले ये, और ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले दोनों लोग समाज सुधारक के क्षेत्र में बहुत ही महान महान कार्य किए हैं। जो हमारे समाज सुधारक के रूप में इन्हें याद किया जाता है, जिन्हें आज भी, ठीक है। तो ये सावित्री राव फुले ये और ज्योतिराव गोविंदराव फुले दोनों लोगों ने मिलकर समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही बड़े बड़े काम किए थे। इसी क्षेत्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने समाज सुधार, समाज सुधारक थे, वो क्या थे, एक समाज सुधारक थे। ये दोनों लोग क्या थे, समाज सुधारक थे। जो वर्त उस समय तत्कालीन समय में वो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसे लोगों के सामने उजागर करते थे और कहते थे ये हमारी सभ्यता का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसे हमें क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध क्या किए, कार्य किए। और महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पे क्या किए, प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। तो क्या किए, देखिएगा, महिला शिक्षक, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा प्लस जाति पाति विरोधी, जाति पाति विरोधी, विरोध, ठीक है, विरोध, जात पात विरोध किए, ठीक है। जो छुआछूत था उस समाज में, ठीक है। और उन्होंने ही सबसे पहले दलित वर्ग, जो दलित वर्ग आज हम कहते हैं ना, दलित वर्ग के नेता कौन थे, बताओ, अंबेडकर थे ना, दलित, दलित वर्ग शायद सबसे पहले इन्होंने ही किया था। दलित वर्ग का जो शब्द है ना, का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दलित वर्ग का सबसे पहले शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इस दलित वर्ग में, दलित वर्ग था ना आज का शोषण शोषित वर्ग, जो उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप समझ पा रहे होंगे दलित वर्ग कौन है। तो दलित वर्ग के थे, उनको जो हमारी वर्ण व्यवस्था था ना उसे अलग ही रखा जाता था, अलग ही रखा जाता था। इस दलित वर्ग के आधार पे ही उन्होंने कांग्रेस की जो जो उसमें आंदोलन चला करते थे, कांग्रेस, अभी हालांकि कांग्रेस की भी स्थापना नहीं हुई थी, आगे चल के इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। अभी मान लो 1827 में जन्मे हैं, आप 50 साल के होंगे, फिर आगे हाँ कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। उस कांग्रेस की जो आंदोलन हुआ करते हैं, साथ ही इससे पहले भी जो आंदोलन हुआ करते थे, जिसमें केवल भारत के केवल बुद्धिजीवी वर्ग भाग लिया करते थे, धनाढ़ वर्ग के लोग, वही लोग भाग लिया करते थे। उन्हीं लोगों का क्या रहता था, दबदबा रहता था, उन्हीं लोगों का क्या रहता था, दबदबा रहता था, जिसके कारण
जिसके कारण यह क्या किए, उन सभी आंदोलनों का, वो जो ब्रिटिश जो वर्ग हुआ करते थे, उन सभी वर्गों का क्या है, आलोचना की है। क्या की आलोचना की है कि अगर मान लीजिए देश आज़ाद भी हो गया, ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले गए, अब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर वही बड़े लोग, वही धनाढ़ लोग, वही बुद्धिजीवी वर्ग इस देश पे क्या करेंगे, शासन करेंगे, जिसमें ये जो दलित वर्ग होंगे ये अभी भी शोषित ही रह जाएंगे, आगे भी क्या करेंगे, शोषित ही रह जाएंगे, इनकी भूमिका उसमें नहीं हो पाएगी, देश की आज़ादी में इनकी भूमिका को क्या कीजिए, अवहेलना की जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसमें जो आंदोलन चला करते थे उसकी इन्होंने आलोचना की, उन्होंने क्या किया, आलोचना की है। कांग्रेस की भी आलोचना की, और जो उसके द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते थे इसका भी उन्होंने क्या किया था, आलोचना किए थे। ठीक। अब चलिए हम चलते हैं अपने जो अन्य अन्य इसके बिंदु हैं, उस बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। जो बिंदु में देखें तो हम जो ये सावित्री बाई फुले थी, ये महिला महिला सुधारकों के लिए, महिला सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े काम किए थे, जिनके मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि सावित्री राव फुले ने ना छात्राओं के लिए, छात्राओं यानी महिलाओं के लिए, जो महिला जो इस स्टूडेंट हुआ करती थी, उनके उनके लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, शिक्षा के लिए संघर्ष किए, और 1848 में महिलाओं के लिए महिला स्कूल की क्या की, स्थापना की। देखिए लाइट मेरे भाग गई, लाइट चली गई है, तो इसलिए मैं अपना वीडियो वहाँ पे क्या क्या हाइड कर लिया हूँ, अंधेरा हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन्होंने महिला स्कूल की गई स्थापना की, जिसमें वह महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या करती थी, पुरजोर कोशिश करती थी कि आखिर वो जल्दी से उनमें जागरूकता आए। और इन्होंने बाल विवाह, दोनों लोगों ने ना बाल विवाह, बाल विवाह बाल विवाह क्या कहते हैं, आलोचना की है, इसको हटाने के लिए, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, इसका विरोध किए, बाल विवाह का विरोध किए। साथ ही साथ उसमें सती प्रथा था ना, सती प्रथा, हालांकि वो 1848 में जब इनका जन्म हुआ था, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा क्या हुआ था, निषिद्ध कर दिया गया था। परंतु अभी भी कुछ चीजें जैसे विधवा पुनर्विवाह, विधवा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किए, बाल विवाह का आलोचना किए, ठीक है। तो इस तरह से जो अन्य व्याप्त बुराइयां थी उसका क्या किए, उसकी आलोचना की है, जो कुछ पॉजिटिव थे, मतलब सकारात्मक थे, उनके क्या कहते हैं, समर्थन किए। साथ ही साथ इन्होंने 1863 में ना उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भ्रूण हत्या रोकथाम, लोग गर्भ में ही क्या कर देते हैं, अपने बच्चों को क्या करते थे, मार देते थे, तो भ्रूण हत्या रोकथाम, भ्रूण हत्या रोकथाम की क्या की, एक संस्था बनाए, एक केंद्र बनाए, क्या बनाए, केंद्र बनाए। और इसकी क्या किया, इस केंद्र में ये लोग उन महिलाओं को जो गर्भवती हुआ करती थी, गर्भवती क्या होती थी, उनके हस्बैंड मर जाते थे, तो उन लोगों क्या कर देता था, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, विधवा हुआ करती थी, और वो क्या होती, प्रेग्नेंट रहती थी, तो उनकी बच्चों को क्या कहते हैं, गर्भपात कराया जाता था, यहाँ पे सॉरी, मतलब ठीक है, बच्चे को जन्म दिया जाता था इन्हीं भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र में ही, क्या करता था, उन्हें जन्म देने का पूरा सुरक्षित क्या था, शिशुओं का जन्म दिया जाता था ना, सुरक्षित सुरक्षित जन्म, ठीक है, जन्म दिया जाता था, ठीक है। वैसा यहाँ पे माहौल क्रिएट किया जाता था, ताकि अच्छे से मतलब देखभाल किया जा सके ना, भ्रूण का देखभाल किया जाता, उस जो महिला हुआ करती थी उनका भी देखभाल किया जाता था, किया जा सके। ऐसा ये लोग जो उसमें की जो मान लीजिए जो महिलाएं थी, जो कम उम्र में विधवा हुआ हो जाया करती थी, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो अन्य जो इस तरह की जो महिलाएं आएंगी, जो समाज में जो मान लीजिए जो महिलाएं थी, जो गर्भ गर्भ मतलब जैसे कि बच्चे को जन्म देती थी, उस समय उनका देख रेख करती थी, इन्हें एक प्रकार दाई दाई के रूप में क्या कहता था, ट्रेंड किया जाता था, इन्हें ट्रेंड किया जाता था, और ये जाके समाज में ऐसा कार्य किया करती थी। ठीक। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, मतलब अलग बिंदु पे डिस्कस करते हैं। जो भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र इन्होंने स्थापित किया, साथ ही अब आगे चलते हैं, फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर, जो इनकी मान लीजिए जो ये समाज सुधारक थे, इनके कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनको क्या करते थे, फॉलो करते थे, उनमें से उन लोगों से मिल करके उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। क्या की, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक
स्थापना की है। सत्य शोधक समाज की क्या की इन्होंने स्थापना की है। और जो उस समय के ना सत्य के साधक, इसका मतलब हुआ सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में जो निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। जो उसमें कहाँ से थे, महाराष्ट्र में पैदा हुए थे ना। तो महाराष्ट्र में जो निचली जातियां थी, जिनका समाज में क्या था, बहिष्कार किया जाता था, छुआछूत के क्या थे, शिकार थे, और जिनके साथ गलत बिहेव किया जाता था, उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। उन लोगों को जो समाज में जो अन्य वर्गों को लाभ मिलता था, सामाजिक स्थिति थी, वैसा ही उनको भी प्राप्त किया जा सके। इसलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने वाद विवाद किया करते थे और अपने अनुयायियों से डिस्कस किया करते थे। ठीक है। और आगे चल के उन्होंने ज्योतिबा फुले ने ना तार्किक चिंतन के प्रचारक थे। ये चिंतन मनन किया करते थे, क्या सही है क्या गलत है, और अन्य जो वर्ग थे, उनके जो अनुयायी थे, उनसे संपर्क उनसे मतलब उनसे विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है। तो ये और दलित एवं बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। जो दलित वर्ग थे ना, दलित वर्ग, साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इसका ऊपर हमने डिस्कशन कर चुका है। इन्होंने गुलामी समाप्त किया। जैसे गुलाम बना लिया था ना, पैसे पैसे के लालच में या किसी और लालच में काम करा, मतलब उनके गुलाम बना लिया जाता था ना, कुछ पैसा नहीं दिया जाता था ना, वो गुलाम हो जाया करते थे। तो इसी को गुलाम को ही देखते हुए, इसी गुलामी जो प्रथा थी, इसको देखते हुए इन्होंने गुलामगिरी गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी, ये याद रखना ना, गुलामगिरी नामक क्या लिखे, पुस्तक लिखे थे। इसी पुस्तक का मैं बोल रहा था कि आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। ये गुलामगिरी नामक क्या कर लिखे, एक पुस्तक लिखे थे, जिसमें क्या होता है, अफ्रीका और अमेरिका में ना, अफ्रीका और अमेरिकी आंदोलन की अपनी पुस्तक थी। ठीक है। तो उसमें समर्पित था, जो उसमें अफ्रीका में गुलाम हुआ करते ना, अफ्रीका में और अमेरिका के जो वहाँ के जो नेटिव थे, जो वहाँ के वासी थे, तो ब्रिटिशर्स जब वहाँ गए तो उनको क्या बोले, गुलाम बना लिए। तो उन्हीं पे ये आधारित था, उसी पर यह क्या था, आधारित था, गुलामगिरी। ठीक है। इस पुस्तक को याद रखना। और हम और आगे चलें तो देखते हैं कि अनेक लोगों का मानना था कि फूले ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम दलित शब्द की क्या कहते हैं, प्रयोग किए थे, दलित वर्ग का। ये भी याद रखना, दलित शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। और फूले कमजोर व उत्पीड़ित वर्गों क्या कहते थे, स्थितियों की उपेक्षा के कारण ही कांग्रेस की आंदोलन हुआ करते थे, उसकी प्रबल आलोचना किए थे। ठीक है। उनका मानना था कि जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, उसमें उच्च जात के ही लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है, और कांग्रेस का क्या है, वर्चस्व है। अगर मान लीजिए ब्रिटिश अगर चले जाते थे, तो उन्हीं लोगों का क्या उन्हीं लोगों का वर्चस्व बना रहता। उन लोग फिर बाद में जो निम्न जातियां हैं, जो दलित वर्ग है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता। इस कारण उन्होंने क्या किया, आलोचना किया, कांग्रेस का भी आलोचना किया, और जो उसमें जो आंदोलन चला करते थे उसका भी आलोचना किया। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, जो महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता थे, महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, विठ्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर, विठ्ठल राव विठ्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर 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 ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि दी। इन्हें क्या दी, महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। ये याद रखिएगा ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी ना शायद, या नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा, ठीक है, उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महात्मा को उपाधि ने क्या दिया, विठ्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने दिया था। मुझे लगता है कि मैंने जितना मुझे जानकारी थी, आई थिंक मैंने उसमें से मैक्सिमम क्या बोला है डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर मैं अब इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करूंगा। जो इसमें उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यस की। उन्होंने कमजोर वर्गों और निचली जातियों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की आलोचना की, हमने अभी देखा, ताकि उसमें बड़े बड़े धनाढ़ लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग, उन्हीं लोगों का क्या था, वर्चस्व था। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स अगर मान लीजिए चले भी जाएंगे, तो फिर भी इन लोगों का क्या आलोचना, ये लोग अवहेलना इनकी होती रहेगी, ठीक है, अनदेखा इन लोगों को करते रहेंगे, उन्हीं लोगों का दबदबा रहेगा। इसलिए इन्होंने क्या की थी, आलोचना की। ये भी सही है। एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, उन्हें महात्मा की उपाधि दी, गलत। अभी हमने देखा कौन है वो, विठ्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर, विठ्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। अगर तीसरा गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये दूसरा सही है, तो ये हमारा बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये आप हम देखें कि मतलब इस प्रश्न के माध्यम से हमने क्या बहुत कुछ क्या किए सीखे हैं। इसमें अभी और प्रश्न है,
इसमें मैं इसको बाद में सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, लाइट भग गई है। जैसे लाइट मान लीजिए आ रहा जा रहा है, मैं अपनी वीडियो को हाइड कर लिया हूँ, तो अंधेरा हो गया इस कमरे में, तो ऐसे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं आपसे। ठीक है? तो जिस इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किया। मैं एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं हम लोग, ओवरव्यू क्या है? मतलब जो इन्होंने कार्य किया, हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा? आज के जो सेशन था इसमें क्या-क्या पढ़ा? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, भ्रूण हत्या की रोकथाम हुई, ठीक है? और भी बहुत सारे कार्य हुए, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, ठीक है? डेरोजियो के बारे में जाना, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, ठीक है? चलिए हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में भी जाना, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।